जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार ज्ञान ज्योति में। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का, जिसमें हम इस बुक का पहला अध्याय देख चुके हैं और एनसीईआरटी में भी क्लास 6 का हिस्ट्री कर रहे हैं। एक अध्याय हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2। तो आखिर देखिए इसमें क्या दिया गया। अध्याय 2 में इसमें दिया गया आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव ने किस किस चीज़ की खोज की थी, तो आइए देखते हैं। एक कहानी है तुषार की रेल यात्रा। तुषार नामक एक बालक रेल यात्रा करता है, उसके बारे में देखिए क्या गया है। कहते हैं तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसे उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारी नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही स्थान पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आगे देखिए, कहते हैं आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव क्या करते थे? इधर उधर घुमा करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं हम प्राचीन मानव को। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों को शिकार किया करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल दाने, पेड़ पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। यानी प्राचीन काल के जो लोग थे, आदि मानव के जो प्रारंभिक मानव थे, वो भोजन के लिए क्या करते थे? या तो शिकार करते थे या पेड़ पौधे से जो कुछ प्राप्त होता था, फल फूल कंद जो भी प्राप्त होते थे, उसका इस्तेमाल किया करते थे भोजन के रूप में। आगे है, लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़ियाँ या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। मतलब ये भी ध्यान रखना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि पेड़ पौधे से जो भोजन प्राप्त होता था उसे आसानी से मिल जाता था, नहीं, उसे ये पता करना पड़ता था कि कौन सा पौधा का फल किस सीजन में पकता है, उसका ध्यान रखना पड़ता था। और इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कौन ऐसे पौधे का फल खाए जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हो। अन्यथा सभी पेड़ पौधे का फल फूल खाने लगेंगे तो कुछ पौधे क्या होते थे? जहरीले होते थे, जो उसको क्षति पहुंचा सकती थी। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता था। पहले भी भोजन जुटाना उतना आसान नहीं था। तो आइए आगे क्या है। आगे यहाँ पे देखिए, कहता ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं।
आखेटक मानव किसको बोलेंगे? जो भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घुमा करते थे। तो वो घूमते थे, तो क्यों घूमते थे? उसके घूमने के 4 कारण का पता लगाया गया है, जिसमें पहला कारण देखिए यहाँ पे दिया गया है। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। यानी एक जगह पर भोजन यदि समाप्त हो जाएगा तो उसको दूसरी जगह पर क्या करता था? जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था दूसरा जगह। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। जानवर भी जाते थे अपना भोजन के खोज में इधर से उधर, तो उसके पीछे पीछे क्या करते? आरंभिक मानव जो थे वो भी उसके पीछे पीछे जाते थे, ताकि उसको उसी को ढूंढ करके शिकार किया जा सके। तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलें, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में ये सब बात बताया गया, तो उस टाइम में तो न तो रेलगाड़ी थी न ही बस थी, तो ये लोग कैसे यात्रा करते थे? पैदल यात्रा करते थे। आगे, तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? आगे, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो वे लोग औजार बनाते थे पत्थर से, लकड़ी से, तो पत्थर का औजार आज भी देखने को मिलता है। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिसमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इसमें से कौन सा काम पत्थर से किए जा सकते हैं, कारण सही उत्तर दो। इसमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पे देखिए पत्थर का औजार दिया गया है। यहाँ पे देखिए कौन नंबर लिखा है, ये पत्थर के कौन नंबर में जो औजार है, ये वाला औजार कहते हैं ये पत्थर से बने औजार प्राचीनतम औजार, सबसे प्राचीनतम औजार यही है। उसके बाद है खौर नंबर, यहाँ पे देख लीजिए, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, मतलब इसके बाद इसको बनाया गया था। उसके बाद है गौर नंबर, इन्हें और भी बाद में बनाया गया, यानी इसके बाद कौन बनाया गया था? उसके बाद इस पत्थर के इस प्रकार के औजार बनाए गए थे। और उसके बाद गौर नंबर जो है, इसके बाद 10,000 साल पहले बनाया गया था। इसके 10,000 साल बाद किसको बनाया गया था? घौ को, और सबसे लास्ट में इसको बनाया गया था। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं साइड ये जो दिया गया है, इंसान के खाने योग्य, खाने के लिए जो इस प्रकार के हथियार बनाते थे, जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं साइड जो दिया गया है,
इस प्रकार के औजार इससे क्या करते थे, जानवर के खाल उतारते थे, जिससे उसके खाल का उपयोग हम क्या करते थे, मनुष्य पहनने के लिए उपयोग किया करते थे। आइए आगे देखते हैं, रहने की जगह निर्धारित करना। रहने का जगह कैसे निर्धारित करते थे आदि मानव प्राचीन लोग। मानचित्र को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये रहा मानचित्र, पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं। आगे हैं, चूंकि पत्थरों के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा करते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। यहाँ पे देखिए, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जहाँ यह दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी थी? आगे देखिए, पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला तरीका है पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उन्हें एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात आघात मतलब चोट करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे, मतलब उसे पतला किया करते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। जिस आकार में वो बनाना चाहते थे उस आकार में जब तक नहीं बनता था तब तक उसको क्या करते थे? सल्क निकालते थे। दूसरा है, दूसरे तरीके के दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। सल्क तकनीक, इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उसे हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। आग की खोज। मानचित्र 2 में कर्नूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, मतलब राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कर्नूल गुफा से मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए क्या होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग किया होगा। यहाँ पे देखिए, पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे।
पहला तरीका जो हम लोग पढ़े थे इसी विधि से वो लोग बनाते थे। एक हाथ में पत्थर और दूसरे हाथ में पत्थर, उससे क्या करते थे, एक दूसरे पर आघात पहुंचा करके उसका सल्क निकालते, मतलब पतला करते करते उसका जिस रूप में वो ढालना चाहते थे उस रूप में उसको बनाया करते थे। आगे है बदलती जलवायु। बदलती जलवायु, यहाँ पे देखिए लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। मतलब घास खाकर जिंदा रहने वाले जीव उस घास वाले स्थान पर ज़्यादा बढ़ने लगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपने ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इस अनाज का भोजन के रूप में लिए बटोरना शुरू किया होगा। नाम और तिथियां, जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। सबसे आरंभिक काल को क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल। यह दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस युग में बनाए जाते हैं। यहाँ पे नवपाषाण का मतलब क्या होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उस नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनको क्या नाम से जाना जाता होगा। आगे देखिए यहाँ पे साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था, हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे।
वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। आगे यहाँ पे होंगसी का सूक्ष्म निरीक्षण मानचित्र 2 पर होंगसी ढूंढिए। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिलते थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। यहाँ पे देखिए, क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? यहाँ अन्यत्र में दिया गया है, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। नीचे जो चित्र दिया गया है ये फ्रांस की एक गुफा का है। इन पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। यहाँ पे काल देख लीजिए, समय तिथियाँ। मध्य पाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल पूर्व को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण युग कहते हैं। और 10,000 साल पूर्व को नव पाषाण युग कहा जाता है। तो इस प्रकार से अध्याय 2 खत्म होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।